इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। आज हम अंग्रेजी व्याकरण की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिसमें सच कहूं तो मैं खुद कई बार उलझा हूं। ये विल और शैल का सही इस्तेमाल। ये उलझन बहुत आम है, मतलब हर किसी को होती है। ये शब्द इतने रोजमर्रा के हैं कि हम इनके इस्तेमाल पर ज्यादा सोचते नहीं और शायद यहीं गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल, मेरे साथ तो अक्सर होता है जब कोई मीटिंग तय करनी हो, समझ ही नहीं आता कि आई विल सी यू टुमारो कहूं या आई एम सीइंग यू टुमारो। लगता है कि दोनों का मतलब एक ही है, पर शायद ऐसा है नहीं। आज हमारे पास एक ग्रामर की किताब का एक पन्ना है और हमारा मकसद सिर्फ इसके नियम रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि इन शब्दों के पीछे का भाव क्या है। आपने बहुत अच्छी बात कही, भाव। ये सिर्फ भविष्य काल की बात नहीं है, ये इस बात का फर्क समझने के बारे में है कि बोलने वाला कितनी निश्चितता से बात कर रहा है। अच्छा, क्या वो एक तथ्य बता रहा है या सिर्फ अपना अनुमान लगा रहा है? भाषा की यही गहराई आज हम टटोलेंगे। तो चलिए इस उलझन की जड़ से शुरू करते हैं। हमारे सोर्स में जो पहली और सबसे जरूरी बात लिखी है वो ये है कि पहले से तय योजनाओं के लिए विल का इस्तेमाल न करें। ये सुनकर मुझे लगा कि मैं तो ये गलती हमेशा करता आया हूं। और आप अकेले नहीं हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। देखिए, जब कोई योजना पहले से तय हो चुकी है, मतलब वो किसी के कैलेंडर में है या दोनों ने उस पर सहमति जता दी है। हाँ, जैसे कोई अपॉइंटमेंट। हाँ बिल्कुल, तो वो भविष्य की बात होते हुए भी एक तरह से वर्तमान का तथ्य बन जाती है। इसीलिए उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे सोर्स का उदाहरण है, डायन इज वर्किंग नेक्स्ट वीक। अच्छा, तो इसका मतलब है कि डायन का अगले हफ्ते काम करना एक तयशुदा बात है। एक तयशुदा बात है। हाँ, ये उसकी शिफ्ट है, उसका शेड्यूल है, ये कोई संभावना नहीं, ये एक फैक्ट है जो भविष्य में होने वाला है। बिल्कुल। तो अगर मैं कहता डायन विल वर्क नेक्स्ट वीक, तो इसका क्या मतलब निकलता? अगर आप ऐसा कहते तो वो एक भविष्यवाणी जैसा लगता। भविष्यवाणी? हाँ, ऐसा लगता जैसे आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि डायन अगले हफ्ते काम करेगी। हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। डायन इज वर्किंग में जो निश्चितता है वो डायन विल वर्क में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इज वर्किंग का मतलब है ये तय हो चुका है। विल वर्क का मतलब है ऐसा होने की संभावना है। ये निश्चितता और संभावना का खेल है। ये फर्क तो बहुत बड़ा है। स्रोत में इसी बात को समझाने के लिए एक मजेदार कार्टून का उदाहरण दिया है। एक दोस्त दूसरे से पूछता है, डू यू थिंक केट विल पास द एग्जाम? तुम्हें लगता है केट परीक्षा पास कर लेगी? हाँ, और दूसरा दोस्त जवाब देता है, यस शील पास इजीली, यानी हाँ वो आराम से पास हो जाएगी। अब यहाँ जो दूसरा दोस्त है वो कोई एग्जामिनर तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे पक्के तौर पर नहीं पता कि नतीजा क्या होगा। तो वो सिर्फ अपनी हाय दे रहा है, एक भविष्यवाणी कर रहा है। शायद वो केट को जानता है, उसे पता है कि वो पढ़ने में तेज है, इसलिए वो ये अनुमान लगा रहा है। सही। वो ये नहीं कह रहा कि केट इज पासिंग द एग्जाम, क्योंकि ये कोई पहले से तयशुदा बात नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शील पास उसकी उम्मीद है, उसका विश्लेषण है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। और विल का यही मुख्य काम है, भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, राय देना, भविष्यवाणी करना। स्रोत में कुछ और उदाहरण हैं जो इसी बात को पुख्ता करते हैं, जैसे जिल हैज बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, व्हेन शी रिटर्न्स शी विल फाइंड अ लॉट ऑफ चेंजेस हियर। ये तो एक क्लासिक भविष्यवाणी है। बोलने वाला ये सोच रहा है कि जिल इतने समय बाद लौटेगी तो जाहिर है उसे सब कुछ बदला हुआ मिलेगा। हाँ, ये एक तार्किक अनुमान है। हाँ, ये स्थिति पर आधारित एक स्वाभाविक नतीजे की भविष्यवाणी है। ये किसी की योजना नहीं है कि जिल को बदलाव दिखाए जाएं, ये बस होगा। एक और उदाहरण देखें जो शर्त पर आधारित है। दैट प्लेट इज हॉट, इफ यू टच इट यू विल बर्न योरसेल्फ। अच्छा, ये एक चेतावनी है। यहाँ कोई योजना नहीं बना रहा कि कोई अपना हाथ जलाए। नहीं, ये तो बस कारण और परिणाम का सीधा संबंध है। अगर ये करोगे तो ये होगा। ये भी एक तरह की भविष्यवाणी ही हुई। ठीक कहा। और सिर्फ सकारात्मक ही नहीं, नकारात्मक भविष्यवाणी भी हो सकती है। जैसे टॉम वोंट पास द एग्जाम, ही हैजंट स्टडीड हार्ड इनफ। यहाँ भी बोलने वाला टॉम के भविष्य का अनुमान लगा रहा है और साथ में उसकी वजह भी बता रहा है। बिल्कुल। तो इन सभी मामलों में विल का इस्तेमाल किसी तयशुदा कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुमान के लिए हो रहा है। तो ये बात तो साफ हो गई, विल यानी अनुमान। अब यहाँ से एक और सवाल मन में आता है। मैंने देखा है कि विल का इस्तेमाल अक्सर कुछ खास शब्दों के साथ बहुत होता है, जैसे probably। हाँ, probably, I think। I think। क्या इसका भी इसी नियम से कोई लेना देना है?
ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? प्रॉबेबली का मतलब भी शायद है और विल भी अनिश्चितता दिखा रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये अजीब नहीं है बल्कि ये शब्द विल के स्वाभाविक साथी हैं। साथ ही कैसे? ये विल के भविष्यवाणी वाले चरित्र को और मजबूत करते हैं। ये एक तरह से इस बात पर मोहर लगा देते हैं कि जो कहा जा रहा है वो एक तथ्य नहीं बल्कि एक निजी राय या संभावना है। मतलब ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे सोर्स में उदाहरण है, आई विल प्रोबेबली बी होम लेट टुनाइट, मैं आज रात शायद देर से घर आऊंगा। यहाँ प्रोबेबली इस बात को और साफ कर रहा है कि ये पक्का नहीं है, बस एक अंदाजा है। बिल्कुल। या फिर ये वाक्य, आई एक्सपेक्ट शील फोन दिस इवनिंग, मुझे उम्मीद है कि वो आज शाम फोन करेगी। यहाँ आई एक्सपेक्ट शब्द ही बता रहा है कि ये बोलने वाले की एक उम्मीद है, कोई पक्की जानकारी नहीं। सही बात है। इसलिए इसके साथ विल का आना एकदम सही है। लेकिन एक उदाहरण है जिसमें श्योर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो काफी निश्चितता दिखाता है। आई एम श्योर यूल पास द एग्जाम। अब ये तो काफी पक्का लग रहा है। ये एक तय योजना जैसा क्यों नहीं लगता? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। यहाँ आई एम श्योर बोलने वाले के व्यक्तिगत विश्वास को दिखा रहा है, किसी बाहरी तथ्य को नहीं। अच्छा। ये एक तरह की भावनात्मक निश्चितता है, तार्किक या तथ्यात्मक नहीं। जब कोई कहता है आई एम श्योर यूल पास, तो वो असल में आपको हिम्मत दे रहा है, अपनी मजबूत राय बता रहा है। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि उसे रिजल्ट पहले से पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसकी भविष्यवाणी है जिस पे उसे बहुत यकीन है। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत यकीन है, कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं। और आई डोंट थिंक द एग्जाम विल बी वेरी डिफिकल्ट भी इसी श्रेणी में आता है। हाँ, ये भी एक राय ही है। ये एक नकारात्मक राय है। हाँ, ये सारे शब्द आई थिंक, आई एक्सपेक्ट, आई एम श्योर, प्रोबेबली एक तरह के फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो ये साफ कर देते हैं कि आगे आने वाली बात एक तथ्य नहीं बल्कि एक विचार है। इसलिए विल इनके लिए एकदम सही जोड़ीदार है। वैसे होप शब्द के साथ थोड़ी सी छूट है। आप आई होप केट पासेस द एग्जाम भी कह सकते हैं और आई होप केट विल पास द एग्जाम, दोनों सही हैं। ये दिखाता है कि भाषा में नियम हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होते। चलिए अब एक ऐसी बात पर आते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया। मुझे हमेशा लगता था कि विल का मतलब ये है भविष्य, लेकिन सोर्स कहता है कि हम इसका इस्तेमाल अभी यानी वर्तमान के बारे में बात करने के लिए भी कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये विल का एक ऐसा इस्तेमाल है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है। स्रोत में उदाहरण है, डोंट फोन एन नाउ, शील बी बिजी। अब यहाँ हम एन को अभी फोन न करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें विल जो भविष्य के लिए होता है वो क्या कर रहा है? अगर हम इसे उसी भविष्यवाणी वाले नजरिए से देखें तो ये भी एक तरह की भविष्यवाणी ही है। अच्छा। लेकिन ये भविष्य के किसी समय के लिए नहीं बल्कि वर्तमान के लिए की गई भविष्यवाणी है। जब कोई कहता है शील बी बिजी, तो वो असल में कह रहा है आई एम श्योर शी इज बिजी राइट नाउ या आई एक्सपेक्ट शी इज बिजी एट दिस मोमेंट। अरे वाह! तो ये वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाना हुआ। जैसे मैं अपने मन में एक सिमुलेशन चला रहा हूं। अगर मैं अभी एन को फोन करता हूं तो सबसे ज्यादा संभावना क्या है? हाँ, वो व्यस्त होगी। बिल्कुल। ये एक अनुमान है, ये तथ्य नहीं है कि वो व्यस्त है। बिल्कुल सही। आप उसके वर्तमान के बारे में एक धारणा बना रहे हैं। ये एक तार्किक अनुमान है। शायद आपको पता है कि एन का ये समय आमतौर पर काम में जाता है, इसलिए आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर कोई अभी उसे फोन करेगा तो उसे व्यस्त ही पाएगा। ये फर्क बहुत जरूरी है क्योंकि ये बोलने वाले के मन की स्थिति को दिखाता है। ये जानने और अंदाजा लगाने के बीच का फर्क है। हाँ, ये तो विल को एक नया आयाम देता है। ये सिर्फ क्या होगा के बारे में नहीं है बल्कि क्या हो रहा होगा के अनुमान के बारे में भी है। शानदार। अब विल की इस गहराई से निकलकर इसके कम इस्तेमाल होने वाले भाई शैल पर आते हैं। मुझे तो ये शब्द सिर्फ पुरानी फिल्मों या कानूनी दस्तावेजों में ही सुनाई देता है। क्या आम जिंदगी में इसका कोई वजूद बचा है? वजूद तो है लेकिन बहुत सीमित हो गया है। और स्रोत इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम बताता है। शाल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ होता है। सिर्फ आई और वी के साथ? हाँ, जैसे आई शैल बी लेट या वी शैल प्रोबेबली गो टू स्कॉटलैंड। लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि इन वाक्यों में हम आई विल या वी विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फिर शैल की जरूरत ही क्या है? अगर मैं किसी को कहता हूं आई शैल बी लेट और आई विल बी लेट, तो क्या दोनों में कोई फर्क है?
हाँ, फर्क है। क्या इससे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा लगूंगा? हाँ, कुछ हद तक आप सही हैं। फर्क मुख्य रूप से औपचारिकता और लहजे का है। आम बोलचाल की भाषा में, खासकर अमेरिकन इंग्लिश में, आइल और विल ही चलता है। आई शैल या वी शैल सुनने में ज्यादा औपचारिक, थोड़ा पुराना और ज्यादातर ब्रिटिश लगता है। अच्छा। लिखित भाषा में, खासकर किसी औपचारिक चिट्ठी या दस्तावेज में, शैल का इस्तेमाल इसे एक गंभीर टोन देता है। अच्छा, तो ये टोन का मामला है। सोर्स में इसका नकारात्मक रूप शैल नॉट या शांट भी बताया गया है। जैसे आई शांट बी हियर टुमारो। शांट तो मैंने शायद ही कभी किसी को बोलते हुए सुना हो। हाँ, शांट अब लगभग चलन से बाहर हो चुका है। ये आपको शायद ही कहीं सुनने को मिले सिवाय पुरानी ब्रिटिश फिल्मों के। आजकल ज्यादातर लोग आई वोंट बी हियर टुमारो ही कहेंगे, जो ज्यादा सीधा और स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल। लेकिन शैल का एक नियम है जो बहुत सख्त है। स्रोत साफ कहता है कि इसका इस्तेमाल कभी भी ही, शी, इट, यू या दे के साथ नहीं होता है। तो क्या ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता? नहीं, मतलब ही शैल गो टू द स्टोर कहना पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से गलत। ये एक ऐसी गलती है जिसे तुरंत पकड़ लिया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से शी शैल बी एंग्री जैसा वाक्य कोई मायने नहीं रखता। सही वाक्य हमेशा शी विल बी वेरी एंग्री ही होगा। अच्छा। तो ये याद रखना बहुत आसान है। शैल सिर्फ आई और वी के लिए आरक्षित है, बाकी सबके लिए विल है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर हमें किसी को बस 1 मिनट में समझाना हो कि आज हमने क्या सीखा, तो मुख्य बातें क्या होंगी? चलिए कोशिश करते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, अपनी पहले से तय योजनाओं के लिए विल का इस्तेमाल बंद करें। ठीक है। अगर आपकी दोस्त से कल मिलने की योजना पक्की है तो कहें आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, ना कि आई विल मीट। ठीक है। और विल का इस्तेमाल तब करें जब आप भविष्य के बारे में अनुमान लगा रहे हों, भविष्यवाणी कर रहे हों या अपनी राय दे रहे हों। ये आपका फॉर्चून टेलर मोड है। बिल्कुल। और तीसरी दिलचस्प बात, ये फॉर्चून टेलर मोड सिर्फ भविष्य के लिए नहीं बल्कि वर्तमान के लिए भी काम करता है। हाँ। जैसे डोंट गो देयर नाउ, दे विल बी हैविंग डिनर, यानी मुझे लगता है कि वे अभी डिनर कर रहे होंगे। और आखिर में शैल का इस्तेमाल सिर्फ आई और वी के साथ करें, और वो भी तब जब आप थोड़ा औपचारिक या क्या कहते हैं पुराने जमाने का साउंड करना चाहते हो। हाँ। और बाकियों के साथ तो शैल का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी नहीं है। एकदम सही। आपने पूरी चर्चा को खूबसूरती से समेट दिया। ये तो बहुत साफ हो गया। यहाँ एक आखिरी विचार छोड़कर जाती हूँ। जी। भाषा हमेशा बहते पानी की तरह होती है। ये बदलती रहती है। आज जिसे हम एक सख्त नियम मानते हैं, हो सकता है 50 साल बाद वो सिर्फ एक सुझाव बनकर रह जाए। सही बात है। शैल का घटता हुआ इस्तेमाल इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अगली बार जब कोई विल की जगह शैल का इस्तेमाल करे तो सिर्फ ये न सोचें कि ये सही है या गलत। ये सोचने की कोशिश करें कि वो ऐसा करके क्या जताने की कोशिश कर रहा है। क्या वो ज्यादा औपचारिक होना चाह रहा है? क्या वो किसी खास भाषाई पृष्ठभूमि से है, या शायद उसे सिर्फ क्लासिक व्याकरण से प्यार है? हर शब्द के चुनाव के पीछे कहानी होती